अस्सलाम वालेकुम स्पार्कियंस। वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया और फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है हीट। इसे उर्दू में कहा जाता है हरारत। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया था साइंस फर्स्ट फिजिक्स वाला पार्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी क्लास 10 से। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 हीट, और जिसका हम देखेंगे आज लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर वन में हम देखने वाले हैं कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं एंड सेंसिबल हीट किसे कहते हैं, और साथ ही साथ रीजेलेशन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है कंप्लीट किया था। उसके टोटल 8 लेक्चर है और मैंने सारे लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ फिजिक्स के सारे लेक्चर जो है देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन अस। टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब की लिंक जो है आपको गिवन रहेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो वहाँ पर सारी नोट्स जो है मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। चलिए भाई, हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 बीकर लिए। बीकर में बेटा थोड़ा सा सम अमाउंट ऑफ वाटर लिए और उसमें थर्मोमीटर डाले बेटा। तो वाटर इन द बोथ बीकर्स इज एट द सेम टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो वाटर है और उसका मास ज़्यादा है क्योंकि बीकर वहाँ पर बड़ा है। दूसरे वाला जो बीकर है वो छोटा है, उसमें वाटर का मास भी जो है कम है। तो जो टेम्परेचर है लेकिन दोनों का वो 60.4 डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ पर जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो टेम्परेचर सेम हो सकता है बट डू बोथ बीकर हैव सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट हो सकती है? ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हीट किसे कहते हैं एंड टेम्परेचर किसे कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का बेटा टेम्परेचर जो है हमें सिर्फ इतना ही शो करता है कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है। तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। और अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जो है ऑब्जेक्ट को हॉटनेस और कोल्डनेस के ऊपर ये नहीं बता सकते कि उस ऑब्जेक्ट में कितना हीट है, कितनी हरारत है। तो हीट एक अलग चीज है एंड टेम्परेचर एक अलग चीज है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज मेजर्ड इन जूल। ठीक है ना भाई, हीट को जो है जूल में मेजर किया जाता है। हम जानते हैं एनर्जी को जो है जूल में मेजर किया जाता। ये हो गया इसका ऐसा यूनिट जूल। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट क्या होता है भाई? एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है अर्ज। आई थिंक, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखे थे। तो ये सीजीएस यूनिट होता है एनर्जी का। लेकिन हीट की जब हम बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट उसका बेटा कैलोरी जो है होता है। हीट का सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। और एसआई सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जूल ही होता है। तो 1 कैलोरी इट इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आता है ये चीज़। एंड अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना कितना कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, सिर्फ हमें यही जो है इंडिकेट करता है। इट इज़ मेजर्ड इन केल्विन। इसे केल्विन में मेजर किया जाता है या फिर सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में भी जो है मेजर किया जाता है। इनके अपने रिलेशन है केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के। फिलहाल उसको हम देखेंगे आगे। तो मेरे ख्याल से हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, दोनों चीज़ें अलग-अलग है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। कैन यू रिकॉल में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। एनर्जी है तो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर कितनी टाइप्स है हीट ट्रांसफर होने की? हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 वेज। तो सबसे पहले अपने पास में कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन। एक यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है बेटा कि हमने जो है नीचे आग लगाए है और एक ऊपर क्या बोलते हैं इसको, भगोना जिसको कहा जाता है, और उसमें जो है सम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें लिए बेटा। तो अभी जो है ये आग की जो वेव्स है तो ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? ये है
इस भगोने के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये आग जो है, आग से जो है भगोने में जो है बेटा हीट ट्रांसफर हो रही है, तो जिसकी वजह से वो भगोना क्या हो रहा, गर्म हो रहा। तो जो फिजिकल कांटेक्ट में होता है, जहां से हीट ट्रांसफर होती, जहां से हीट मिलती है किसी ऑब्जेक्ट को, जैसा यहाँ से जो है इस ऑब्जेक्ट को, इस भगोने को हीट मिल रही, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। और कंडक्शन के लिए बेटा ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी है, तभी जो है वहां से हीट ट्रांसफर होती है। और हीट ट्रांसफर हमेशा बेटा याद रखना, हीट ट्रांसफर जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के तरफ होती है। हीट ट्रांसफर हॉट से कोल्ड की तरफ होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। तो ये तो था कंडक्शन। जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही ये भगोना यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो ये जो हैंड है, अगर हम जो है इसके हैंडल को पकड़ते हैं, तो ये हैंडल हमें कहीं ना कहीं जो है चक्का देगा प्यारा सा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसके फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, है ना भाई। इसी तरीके से अगर हम कन्वेक्शन की बात करते हैं, कन्वेक्शन क्या होता है कि जैसा अभी जो है ये हीट सबसे पहले कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है बेटा, इस भगोने में, क्योंकि जो है ये आग के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, फिजिकल कांटेक्ट में। फिर इस भगोने से ट्रांसफर हो रही है इस वाटर में, बराबर है। अब वाटर का यहाँ पर टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू होगा। तो जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सपांशन होता है। हम इस चीज को और अच्छी तरीके से आगे देखने वाले हैं, फिलहाल थोड़ा सा बेसिकली आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आग के जरिए जो है भगोने में हीट ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि वो फिजिकल कांटेक्ट में है, और उस भगोने के कांटेक्ट में है वाटर, तो वहां पर जो है वाटर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना शुरू होगा। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वाटर पहले लोअर टेम्परेचर पर था। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि वाटर अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उसका टेम्परेचर अब 10 से जो है आगे बढ़ने वाला है, 11, 12, 13, 14, अप टू जितना भी उसको हीट प्रोवाइड करेंगे उतना टेम्परेचर उसका बढ़ते रहेगा। तो जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होता है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर, उसको हीट हम प्रोवाइड करते हैं, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है एक्सपांड होते हैं, जो है दूर दूर फैलते हैं, जिस वजह से डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, आगे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो उस केस में मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक्सपांड होंगे, दूर दूर जाएंगे। जो नीचे वाले पार्टिकल्स है बेटा, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं कि ये हल्के हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाएंगे। तो हल्के मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे, और जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है, जिसका टेम्परेचर कम है, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स जो है अब नीचे आना शुरू करेंगे। तो हल्के मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर जाएंगे, और ऊपर के जो भारी मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या होगा, सर्कुलेट होते रहेंगे बेटा। इस तरीके से ये जो है सर्कुलेट होता रहेगा, और इस सर्कुलेशन की वजह से उसमें जो है हीट ट्रांसफर होंगी पूरे ऑब्जेक्ट में, पूरे वहां पर जो भगोने में जो पानी है उसमें पूरा जो है हीट ट्रांसफर होंगी। तो सबसे पहली वाली केस में जो है नीचे का पानी गर्म होगा, फिर नीचे का पानी ऊपर जाएगा, और ऊपर का पानी नीचे आएगा। इस तरीके से वो सर्कुलेट होते होते वहां पर कन्वेक्शन की प्रोसेस होंगी, और पूरा वाटर जो है फिर जो है एट पूरा वाटर का टेम्परेचर जो है, जितना भी टेम्परेचर फाइनल होगा उसका उतना टेम्परेचर पर वो आ जाएगा। तो सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, और इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन। एंड आगे बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन की केस में बेटा आप समझ सकते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो हमारी अर्थ और सन की, है ना भाई। तो अर्थ और सन, अर्थ पर जो गर्मी महसूस होती है हमें, वो किस वजह से कि सन के जरिए जो डायरेक्ट लाइट रेज जो है अर्थ पर पड़ती है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। अभी यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, जिस वजह से जो है हमें हीट जो है महसूस होने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन कहते हैं। या फिर आप देख सकते होंगे कि जब भी हम सर्दियों के मौसम में ताप करने के लिए बैठते हैं, थोड़ा हाथ पैर सेकने की कोशिश करते हैं, तो हमें दूर से ही जो है गरम गरम भापें जो है महसूस होती है। तो वो इस वजह से, क्योंकि जो है हीट का वहाँ पर ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू होता है। तो तीनों चीजें यहाँ पर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी जो है हम इसका छोटे से कुछ वीडियो क्लिप्स देखेंगे, और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए। हैं कि हीट एक स्थान से दूसरे तक यात्रा करती है। जी हाँ, हीट अलग अलग तरीकों से यात्रा करती है।
चलिए हम उन अलग अलग प्रक्रिया को देखते हैं जिनके जरिए ऐसा हो सकता है। एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हीट यात्रा कर सकती है वो कंडक्शन की प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं कि कंडक्शन की प्रक्रिया क्या है? ये उदाहरण हमें इसे समझने में मदद करेगा। एक लोहे का तवा लें और इसे एक बिजली के चूल्हे पर रख दें। जब चूल्हे को ऑन किया जाता है तो आप देखेंगे कि तवा कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा चूल्हे से तवे तक हीट की कंडक्शन के कारण होता है जब वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जी हाँ, हीट की कंडक्शन के लिए दो वस्तुओं के बीच संपर्क होना जरूरी है। ध्यान दें कि चूल्हे और तवे के तापमान में अंतर था और हीट गर्म छोर से ठंडे छोर तक यात्रा करती है। हम इसे इस तरह से संक्षिप्त कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से समझ लें। कंडक्शन कब होता है? ये तब होता है जब अलग अलग तापमान वाले दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तापमान में अंतर हीट के ट्रांसफर के लिए जरूरी होता है। लेकिन क्या सभी पदार्थ आसानी से हीट को कंडक्ट कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा हीट को आसानी से अपने जरिए जाने देते हैं। अब आप जानते हैं कि क्यों गर्म बिजली के चूल्हे के संपर्क में आने पर लोहे का तवा आसानी से गर्म होने लगा। ऐसे पदार्थों को कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। प्लास्टिक, कांच और लकड़ी जैसे कुछ पदार्थ गर्मी को अपने जरिए आसानी से जाने नहीं देते हैं। कोई अनुमान कि उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें इंसुलेटर्स ऑफ हीट कहा जाता है। चलिए इसे एक वास्तविक स्थिति में जोड़कर देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सर्दी में ऊनी कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं? जी हाँ, वो हमें गर्म रखते हैं। लेकिन ऊनी कपड़े हमें गर्म महसूस करने में कैसे मदद करते हैं? क्योंकि ऊन यानी वूल गर्मी का एक खराब कंडक्टर है। ऊन के अंदर बंद हवा हमारे शरीर से गर्मी को बाहर जाने से रोकती है और इस वजह से हम गर्म महसूस करते हैं। इस मामले में ऊन हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। इसका मतलब है कि ऊन आसानी से गर्मी को कंडक्ट नहीं करता है। क्या आप कंडक्शन के किसी दूसरे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? जब आप अपने हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा पकड़ते हैं तो वो पिघलने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके हाथ से गर्मी बर्फ के टुकड़े में चली जाती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि कंडक्शन के लिए दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में आना जरूरी है। इसके अलावा कंडक्शन होने के लिए दोनों वस्तु के बीच तापमान में फर्क होना जरूरी है। तो कंडक्शन का ये छोटा-सा वीडियो कैसा लगा? मेरे ख्याल से और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब कन्वेक्शन देखते हैं कि कन्वेक्शन में जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझे, उसको वीडियो के फॉर्म में और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते जानते हैं। हैं कि फ्लूइड्स क्या हैं? वो ढीले मूव होने वाले मॉलिक्यूल्स के पदार्थ हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्लूइड में कसकर जुड़े नहीं होते हैं, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इस मामले में लिक्विड और गैस के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। लिक्विड और गैस फ्लूइड होते हैं। इनके मॉलिक्यूल नजदीक नहीं होते हैं जैसे सॉलिड के मामलों में होता है। क्या आप जानते हैं कि गर्म होने पर फ्लूइड्स का क्या होता है? वो ऊपर उठने लगते हैं। जी हाँ, गर्म होने पर फ्लूइड ऊपर उठते हैं। लेकिन गर्म होने पर फ्लूइड्स ऊपर क्यों उठते हैं? जब फ्लूइड गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। गर्म फ्लूइड कम डेंस होता है और इसलिए हल्का होता है और ऊपर उठ जाता है। ठंडा फ्लूइड भारी होता है और ज़्यादा डेंस होता है और इसलिए नीचे की तरफ जाता है। गर्म फ्लूइड को इस ऊपर और नीचे के मोशन को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ये एक सर्कुलर ऊपर और नीचे पैटर्न में हीट को फैलाता है। तो क्या फ्लूइड पदार्थों का प्रवाह हीट को फैलाने का मुख्य कारण है? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जो हमारी चर्चा का समर्थन करती है। एक गोल बर्तन लीजिए और उसमें थोड़ा पानी भरिए। जब हम पानी से भरे बर्तन को गर्म करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? शुरू में बर्तन गर्म हो जाता है। गर्मी चूल्हे से बर्तन में जाती है। जी हाँ, ये कंडक्शन ऑफ हीट है। उसके बाद क्या होता है? क्या आपको लगता है कि जो पानी बर्तन के सीधे संपर्क में है वो भी गर्म हो जाएगा? जी हाँ, पानी गर्म हो जाता है। लेकिन बर्तन में पूरा पानी एक ही समय में गर्म नहीं होता है। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लिक्विड और गैस आसानी से गर्मी को कंडक्ट नहीं करते हैं। फिर पानी के जरिए गर्मी को कैसे फैलाया जाता है? चलिए हम पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत में बर्तन के नीचे का पानी गर्म होने लगता है। इसकी वजह यह है कि पानी के नीचे की सतह गर्मी के सीधे संपर्क में है, जो कि चूल्हा है। जी हाँ, ये कंडक्शन की प्रक्रिया है और इसकी वजह से गर्मी बर्तन से पानी में चली जाती है। क्या आपको याद है कि हमने इस लेसन की शुरुआत में फ्लूइड के बारे में क्या बातें बताई थी? हमने बताया कि गर्म होने पर फ्लूइड ऊपर उठता है। इस प्रक्रिया में यही होता है। क्योंकि पानी की निचली सतह अब गर्म हो गई है, ये ऊपर की ओर उठती है। हालांकि जो पानी बर्तन के सबसे ऊपर की सतह पर है वो अभी भी गर्म नहीं है।
ये परत गर्मी के सोर्स की तरफ नीचे की ओर जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बर्तन में पानी गोल गोल मूव हो रहा है। बर्तन में गर्म पानी ऊपर उठता है और बर्तन में ठंडा पानी नीचे की तरफ चला जाता है। फ्लूइड में इस गोल गोल घूमने को क्या कहते हैं? इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ये कन्वेक्शन करंट्स बर्तन में पूरे पानी के जरिए गर्मी को फैलाने में मदद करते हैं। पानी ऐसे ही घूमता रहता है जब तक कि बर्तन का पूरा पानी गर्म ना हो जाए। अब हम जानते हैं कि फ्लूइड के घूमने से गर्मी फैलती है। फ्लूइड के घूमने की वजह से होने वाले हीट के ट्रांसफर को कन्वेक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि कंडक्शन की प्रक्रिया अकेले पानी के जरिए गर्मी को फैलाने के लिए काफ़ी नहीं है। ये सिर्फ जब पानी में हरकत होती है तब कन्वेक्शन करंट पैदा होता है। ये कन्वेक्शन करंट गर्मी को आसानी से पानी में फैलाने के लिए मदद करता है। क्या हम कह सकते हैं कि कन्वेक्शन फ्लूइड के घूमने पर निर्भर करता है? जी हाँ, कन्वेक्शन की प्रक्रिया के मामले में फ्लूइड की हलचल गर्मी को फैलाने का मुख्य कारण है। क्या आप किसी दूसरे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जहां कन्वेक्शन की प्रक्रिया को देखा जा सकता है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय को शेयर करें। तो आई होप सो कन्वेक्शन भी और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो रेडिएशन लास्ट एनिमेशन थोड़ा सा देख के जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने उन दो वजहों पर चर्चा की है जिनसे गर्मी फैलती है। कंडक्शन की प्रक्रिया में दो वस्तुओं के बीच ट्रांसफर ऑफ हीट होता है जब वो एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। कन्वेक्शन की प्रक्रिया के मामले में गर्मी फ्लूइड के घूमने की वजह से फैलती है। गर्म फ्लूइड ऊपर उठता है और ठंडा नीचे की ओर जाता है। फ्लूइड में होने वाली ये हलचल कन्वेक्टिव करंट को पैदा करती है। कन्वेक्टिव करंट गर्म ऊर्जा को फ्लूइड के जरिए फैलाती है। क्या कोई दूसरा तरीका है जिसमें गर्मी को फैलाया जा सकता है? चलिए उस उदाहरण को देखते हैं। क्या होता है जब आप अपने हाथों को आग के पास ले जाते हैं? इससे पहले कि हम इस उदाहरण को समझें, कृपया ध्यान दें कि आपको घर पर इसका प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आग से कभी भी मत खेलिए। ठीक है, अब हम उदाहरण पर वापस आते हैं। क्या होता है जब हम अपने हाथों को आग के पास ले जाते हैं? जी हाँ, हमें गर्म महसूस होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि गर्मी आग से आपके हाथ में जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ गर्मी ट्रांसफर हो रही है। यही वजह है कि हाथों में आग की गर्मी महसूस हो रही है। क्या ये कंडक्शन का मामला है? इसके बारे में सोचिए। क्योंकि आग और हाथों के बीच में सीधा संपर्क नहीं होता है, इसलिए ये कंडक्शन का मामला नहीं हो सकता है। क्या कन्वेक्शन करंट की वजह से गर्म ऊर्जा बह रही है? ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल है। हम जानते हैं कि कन्वेक्शन करंट के मामले में फ्लूइड की आवाजाही ऊपर और नीचे की दिशा में होती है और इस तरह गर्मी फैलती है। जैसे जैसे आग हवा को गर्म करती है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगती है और आसपास की ठंडी हवा नीचे आकर आग के संपर्क में आ जाती है और इससे हवा में सर्कुलर मूवमेंट शुरू होती है। ये कन्वेक्शन करंट अपने साथ हीट एनर्जी को भी कैरी करता है और इसलिए अगर हम अपने हाथों को आग के ऊपर रखते हैं तो हम उसमें से निकलने वाली गर्म हवा को महसूस कर सकते हैं। ये कन्वेक्शन है। लेकिन हम आग के अलग अलग दिशाओं में भी हीट को कैसे महसूस करते हैं? इसकी वजह यह है कि कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट हीट को रेडिएट कर सकता है और गर्म ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रैवल करती है। क्या ये गर्मी के फैलने का एक तरीका है? जी हाँ, एक गर्म वस्तु से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गर्मी के फैलने को रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क नहीं होने पर भी गर्मी फैलती है। क्या आप रेडिएशन के किसी दूसरे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? चलिए हम सूरज और पृथ्वी के बीच में होने वाले गर्मी के प्रवाह को देखते हैं। सूरज से पृथ्वी तक गर्मी कैसे यात्रा करती है? क्या वो एक दूसरे के सीधे संपर्क में हैं? जी नहीं, सूरज और पृथ्वी के बीच कोई भी सीधा संपर्क नहीं है। सूरज से निकलने वाली गर्मी अंतरिक्ष से गुजरकर पृथ्वी के वातावरण में पहुंचती है। जैसा कि हम जानते हैं, अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है। सूरज की गर्मी सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में वैक्यूम से गुजर सकती है। सूरज पृथ्वी पर गर्मी रेडिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में किसी वस्तु के जरिए गर्मी को फैलाने की प्रक्रिया को रेडिएशन कहते हैं। ये एक दिलचस्प तथ्य है। रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। हालांकि कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रक्रिया में गर्मी को फैलने के लिए कोई एक पदार्थ माध्यम के रूप में काम करता है। ये एक चित्र है जो आपके लिए हीट ट्रांसफर के सभी तीनों प्रक्रियाओं को संक्षेप करता है। ये कंडक्शन है क्योंकि वहां संपर्क है। ये कन्वेक्शन है क्योंकि फ्लूइड में हलचल है। और ये रेडिएशन है जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के हमने तीनों एनिमेशन अच्छे से देखे और मेरे ख्याल से अब
कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है क्वेश्चन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकूँ। आगे बढ़ते हैं, हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ पर लिए एक डब्बा, एक बॉक्स, और उस बॉक्स में कुछ है गैस पार्टिकल्स, ठीक है भाई, और उसके नीचे लगा है एक बर्नर। ध्यान दें कि अभी जो है बर्नर ऑफ है, फिलहाल जो है अपनी कंडीशन में तो ऑन हो गया, लेकिन बर्नर जो है अभी कैसा है, ऑफ है। तो अभी जो इस बॉक्स में जो गैस के पार्टिकल्स है, इनके पास में कुछ ना कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होंगी, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, और जहाँ पर मूवमेंट होता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास में जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको तवानाई बिल हरकत कहते हैं। तो अगर जैसे हम इसके नीचे बर्नर ऑन करते हैं, अगर हम बर्नर ऑन करते हैं, यहाँ पर गैस जो है, आग जो है लगना शुरू हो गई, तो पार्टिकल्स की जो है अंदर की हीट एनर्जी जो है बेटा वो इंक्रीज होंगी। और अगर उसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो हीट इज मेजर्ड ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो हीट जो है किस तरीके से मेजर किया जाता है कि ऑब्जेक्ट के पास में कितना हीट है, दैट इज ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट के पास में जो है कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतनी ही ज़्यादा जो है हीट होंगी। तो हीट किस पर डिपेंड करती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर। जैसा यहाँ पर हमने दो बॉक्स लिए और दोनों बॉक्स का टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं सेम है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर भी और 30 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर भी। लेकिन पहले वाले बॉक्स में बेटा यहाँ पर जो है गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पर मास ज़्यादा है, और दूसरे वाले बॉक्स में जो है गैस मॉलिक्यूल्स कम है, मतलब मास वहाँ पर कम है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेंगी, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी कम रहेंगी। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हीट, एंड कम काइनेटिक एनर्जी कम हीट। इसलिए मोर काइनेटिक एनर्जी मोर हीट, एंड लेस काइनेटिक एनर्जी लेस हीट, भले ही टेम्परेचर सेम क्यों ना हो। तो टेम्परेचर एंड हीट ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो हीट किस पर डिपेंड करती है बेटा, ऑब्जेक्ट के पास में कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो हीट डिपेंड करती है टोटल काइनेटिक एनर्जी पर। मेरे ख्याल से क्लियर है चीज़ें। चलिए भाई, चलिए, लेटेंट हीट क्या होता है अब इसे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेटअप लिए जिसमें बेटा हमने क्या लिए, एक स्टैंड में लगा है थर्मोमीटर, और साथ ही साथ एक बीकर, और बीकर के नीचे क्या है बेटा, बर्नर जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम जहाँ से हम हीट प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर हमने एक्स वाई एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस पर बेटा टाइम को बताया गया है जो कि मिनट में है, और वाई एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर पर जो है डिग्री सेल्सियस में। और साथ ही साथ जो आप स्केल देख सकते हैं, टाइम की जो है बेटा हर 2-2 मिनट से जो है स्केल यहाँ पर बढ़ रही है, और टेम्परेचर की 10 डिग्री सेल्सियस से जो है इंक्रीज हो रही है। चलिए, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बीकर में क्या है, आइस क्यूब, बर्फ जिसे कहा जाता है। और इस बर्फ का अभी करंट का जो टेम्परेचर है, सपोज हम कह सकते हैं कि आप थर्मोमीटर में भी देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे यहाँ पर -10, ठीक है, हम एज्यूम करेंगे कि अभी जो आइस क्यूब का टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है, बराबर है। चलिए भाई, बर्नर ऑन करते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने ऑन किए बर्नर, और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं आग यहाँ पर लग गई अपनी, और अभी -10 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है अभी आइस क्यूब का, हमने हीट कब कितना टाइम के लिए दिए, हमने हीट दिए 2 मिनट तक बेटा। 2 मिनट तक हीट देने के बाद अभी जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अभी टेम्परेचर देखो, 2 मिनट तक हीट प्रोवाइड की है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। अभी 0 डिग्री, -10 से वो 0 डिग्री सेल्सियस गए। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी बेटा जो अपना आइस क्यूब है वो आइस के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस से बनना शुरू होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हम उसे आइस क्यूब ही बोलेंगे। अगेन बेटा, 2 मिनट से 6 मिनट तक और हमने यहाँ पर हीट प्रोवाइड किए। टोटल कितना टाइम हो गया हमको हीट प्रोवाइड करते करते करते, 6 मिनट टोटल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर का ग्राफ इंक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। ऐसा क्यों? 6 मिनट तक जो हमने हीट प्रोवाइड किए वो हीट कहाँ गई? टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था लेकिन टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? तो इसको थोड़ा-सा समझेंगे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लेके। जैसा कि हमने यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल लिए,
तो वाटर मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई, H2O जिसे कहा जाता है ना, H2O। तो एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास में बेटा स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है एंड हाइड्रोजन के पास में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल 4 डिग्री सेल्सियस पर तो फिलहाल ठीक है, ये अवॉइड करो 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से जो है अरेंज करते हैं। और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है आइस बनना शुरू हो जाता है, बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को बेटा कुछ इस हेक्सागोनल शेप में अरेंज करते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में जो है एक अपना रिलेशन बनाता है, जिसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होता है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सॉरी, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अपने आप में जो है कनेक्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, और ये जो है हमें खूबसूरत सा हेक्सागोनल शेप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ये कब होता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप में कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। तो हमने जो हीट प्रोवाइड किए यहाँ पर 6 मिनट तक, जो हमने हीट प्रोवाइड किए, ये हीट कहाँ जाती है, ये हीट जो है टोटली बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो है ये हीट यूज होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ये हीट यूज होती है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके ये सॉलिड कन्वर्ट होता है कुछ इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में। तो जो 6 मिनट तक हमने हीट प्रोवाइड की वो कहाँ गई भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो बर्फ पूरा कन्वर्ट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर क्या है अपना 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो सॉलिड से वो कन्वर्ट होता है लिक्विड के फॉर्म में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। therefore यहाँ पर आइस मेल्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो हीट जो एब्जॉर्ब हुई 0 डिग्री सेल्सियस पर, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एंड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए ये हीट जो है यहाँ पर यूज की गई। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से क्लियर होगा कि जो इतनी सारी हमने हीट दिए, अपनी केस में 6 मिनट तक जो हमने हीट दिए, वो हीट कहाँ गए भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो आइस कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड की फॉर्म में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। चलिए भाई, तो अब ये पूरा पानी जो है बन गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं आइस जो है पूरा कन्वर्ट हो गया लिक्विड की फॉर्म में। अब अगेन हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो 6 मिनट के बाद जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, सपोज 22 मिनट तक, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जो पॉइंट सी है अपना कहाँ पर आ रहा है, टाइम की अगर बात करते हैं तो पॉइंट सी कहाँ पर आ रहा, ये 22 मिनट पर, 22 मिनट तक इसे हीट दे रहे हैं। तो अब वाटर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, अब वाटर का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, और वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। जितनी देर उसको अब हम हीट देते रहेंगे उसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा। तो वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो अब अपने आप को वो जो है लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगी। तो अगेन बेटा उसको हम हीट देंगे 22 मिनट से, जब वाटर का टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 22 मिनट से अगेन उसको हीट कहाँ तक दिए बेटा, 34 मिनट तक हमने इसको हीट प्रोवाइड किए। तो इस 22 मिनट से 34 मिनट के दरमियान जो हमने इसको हीट दिए, अब ये इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा। हम हीट देते जा रहे हैं इसको, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेल्सियस ही है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ से वो उबलना शुरू करता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वाटर के यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी ब्रेक होना बेटा शुरू हो जाती है। तो वाटर जो है इवोपरेट होता है, गैस की फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप जो इसे पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जो हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसका फेस चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड, सॉरी, लिक्विड से गैस की फॉर्म में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या समझे, लेटेंट हीट क्या होती है,
तो पॉइंट ए और पॉइंट बी की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट ए से बी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है भाई, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। तो सॉलिड से लिक्विड जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा यहाँ पर हो रहा था, तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें फेस चेंज होता है, जैसा सॉलिड से लिक्विड हुआ या फिर लिक्विड से गैस हुआ, इसे कहा जाता है लेटेंट हीट। क्लियर। एंड उसके बाद पॉइंट बी से हमने कंटिन्यू बेटा हीट प्रोवाइड किए, यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ये जो हमें यहाँ पर हीट दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं सेंसेबल हीट। इसे क्या कहते हैं, सेंसेबल हीट। मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आया, तो ये सेंसेबल हीट है बेटा, क्योंकि इस इन बिटवीन, इस प्रोसेस में जो है वाटर अपना फेज चेंज नहीं कर रहा 0 से 100 के बीच में। भले ही टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां पर लिक्विड लिक्विड ही रह रहा है, इसलिए इस हीट को सेंसेबल हीट कहा जाता है, जहां पर फेज चेंज नहीं होता। तो लेटेंट हीट में फेज चेंज होता एंड सेंसेबल हीट में फेज चेंज नहीं होता। तो पॉइंट सी से पॉइंट डी में क्या हो रहा था बेटा, अच्छा एक चीज थोड़ा सा और यहाँ पर कि ये तो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पॉइंट ए से पॉइंट बी में। थोड़ा सा स्पेसिफिक लेटेंट हीट की अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास। बाय यूनिट मास मतलब 1 kg मास की बात करो, 1 kg वाटर की बात करो, या 1 ग्राम वाटर की बात करो, तो हम एक की बात करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करके जो है कितने का भी जो है निकाल सकते हैं, इसलिए हम 1 kg की यहाँ पर बात करेंगे। बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड to convert into liquid phase is called as the specific latent heat of fusion। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर इट इज इक्वल टू 1 kg वाटर को कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई सॉलिड से लिक्विड में, 1 kg वाटर को कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे सॉलिड से लिक्विड में, दैट इज 333 किलो जूल पर केजी। 333 किलो जूल पर केजी हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा 1 kg वाटर को। और अगर 1 ग्राम है तो 80 कैलोरी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा 1 ग्राम वाटर को, तब वो सॉलिड से लिक्विड में जो है कन्वर्ट होगा। तो मेरे ख्याल से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, एक बाय यूनिट मास की हम बात करते हैं स्पेसिफिक में। ठीक है, चलिए पॉइंट सी से पॉइंट डी क्या हो रहा था यहाँ पर, पॉइंट सी से पॉइंट डी की अगर बात करते हैं, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैस वेपर। है ना भाई, यहाँ से क्या हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में जो है पानी जो है बॉईल होना शुरू हो जा रहा था, तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस की फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट कौन सी है, लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा गैस में, वेपर में। तो क्लियर है भाई। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस अपनी केस में। ठीक है, बाय यूनिट मास, बाय यूनिट मास, अब 1 kg लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाय यूनिट मास या फिर 1 ग्राम या 1 kg जो भी है, बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर हम 1 kg लिक्विड को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उससे कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, 2256 किलो जूल पर केजी। और अगर इसी को हम कैलोरी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, या फिर 1 ग्राम वाटर को अगर हम 1 ग्राम वाटर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे हमें 540 कैलोरी जो है हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो जो है लिक्विड गैस के फॉर्म में 1 ग्राम कन्वर्ट होगा। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पर देखे लेटेंट हीट जो है क्या है अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है, हर चीज़ यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है, आप अपने ओन पॉइंट्स में भी इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्लियर है भाई लेटेंट हीट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड अगर हम बात करते हैं, जैसा सब्सटेंस हम वाटर या आइस की बात कर रहे थे, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वाटर का कितना है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। ये स्टैंडर्ड है बेटा, इसे याद रखना है। फिलहाल इस केस में हमें जो है वाटर को ही याद रखना है,
बाकी तो ये एग्जाम में अगर आते हैं तो ये गिवन होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जैसा हमने देखिए पर केजी की हम बात करते हैं, तो वाटर को बेटा कितना देना पड़ता है, 333, जब हम सॉलिड से लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं। और अगर क्योंकि फ्यूजन है, मेल्ट कर रहे हैं हम, और अगर 1 ग्राम की बात करते हैं तो 80 कैलोरी हीट प्रोवाइड करना होता है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की अगर बात करते हैं, जब हम लिक्विड से गैस के फॉर्म में जाते हैं, तो 1 kg लिक्विड को हमें कितनी हीट देना पड़ता है, 2256 किलो जूल। और 1 ग्राम लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो उसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना कैलोरी हीट देना पड़ता है, 540 कैलोरी पर जूल। तो ये था आइस या वाटर का। बाकी कॉपर का आप देख सकते हैं यहाँ पर, इथिल अल्कोहल का, गोल्ड का, सिल्वर का एंड लीड का। तो याद जो है सिर्फ आइस का रखना है हमें, बाकी तो गिवन होता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से लेटेंट हीट क्या है अच्छे से क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए भाई, तो यहाँ पर रीजेलेशन का कंसेप्ट समझेंगे, बड़ा छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा है। देखिए भाई, यहाँ पर हमने लिए एक टेबल जिसे कहते हैं, और टेबल पर रखे बेटा बर्फ की लादी, है ना भाई। इसे बर्फ का जो है स्लैब, आइस स्लैब भी हम कह सकते हैं। और इसके ऊपर जो है हमने बेटा एक धागे से, एक तार से जो है 2 वेट उसको कनेक्ट किए, और उसके ऊपर जो है रख दिए, कुछ इस तरीके से जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो अभी क्या होगा, रीजेलेशन में क्या होता है बेटा, कि ice converts to liquid due to applied pressure and reconverts to ice as the pressure is removed is called as regelation। मतलब ये है कि जब भी हम आइस पर, बर्फ पर अगर प्रेशर लगाते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से अभी यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बेटा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं हमने यहाँ से यहाँ पर 2 वेट, भारी भारी जो है वेट यहाँ पर जो है लगाए हैं। तो इस वेट की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो बर्फ की लादी है उसके ऊपर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, और उस प्रेशर की वजह से वो नीचे जो है अब नीचे जो है सरकना शुरू करेगा वो धागा। तो जिस वजह से, उस प्रेशर की वजह से उस लेयर का जो यहाँ का, इस लेयर का, बर्फ की इस लेयर का जो सॉलिड फॉर्म है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड के फॉर्म में, मतलब टेम्परवरी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही वहां से प्रेशर हटता है, मतलब जो है धागा वो नीचे की तरफ जाता है, जैसे ही वहां से प्रेशर हटता है तो वापस से फ्रीज हो जाता है, वापस से कन्वर्ट हो जाता है, रिकन्वर्ट हो जाता है काय में, सॉलिड की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा बेटा, वो किस वजह से हो रहा, प्रेशर की वजह से हो रहा। तो जैसे जैसे धागा नीचे की तरफ जाते रहेगा, तो वो जो है नीचे से आर पार हो जाएगा, लेकिन जो है अपना बर्फ की लादी टूटने वाली नहीं है। जैसे ही प्रेशर हटता है, तो वैसे ही अपने आप को जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वापस से ऑक्सीजन के साथ में मिलकर जो है बर्फ में या आइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीजेलेशन। जैसा कि आपने ये हमने देखे थे कि ये वाटर का, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, ये थोड़ी देर के लिए, जब तक के प्रेशर रहता है तब तक के ये जो है ब्रेक होता है, तब तक के ये जो है ब्रेक होता है। और जैसे ही प्रेशर हटता है तो ये वापस अपने आप को रिकन्वर्ट करके ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये चीज। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आइस अपना जो स्लैब है ये -10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जब उस पर प्रेशर लगाया जाता है तो वो -10 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता भी है, जैसा फॉर एग्जांपल -5 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये सारा काम हो रहा, मतलब फेस चेंज जो हो रहा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही हो रहा। जैसा प्रेशर लगा, जैसे ही लगाते हैं तो -10 से आप समझ सकते हैं कि -10 से फॉर एग्जाम्पल -2 डिग्री सेल्सियस पर जो है जाके वो उतना पार्ट मेल्ट हो रहा। जैसे ही वहां से प्रेशर हट रहा, तो वापस से वो कन्वर्ट होकर बर्फ बन जा रहा, फिर से -10 डिग्री सेल्सियस पर आ जा रहा। तो ये सारी प्रोसेस का हो रही बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये सारी प्रोसेस हो रही। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू प्रेशर। दिस मीन्स दैट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट्स रिकन्वर्टेड इनटू वाटर। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव, द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। वो वापस से जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जाके अपने आप को बर्फ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता। तो ये था रीजेलेशन। मेरे ख्याल से क्लियर होगा रीजेलेशन। फिर भी जो है हम छोटा सा एनिमेशन जो है रीजेलेशन का देखते, तो यहाँ पर ये लो
एनिमेशन। तो जैसा कि आपने देखा कि रिजेलेशन में क्या होता है भाई, वो धागा जो है बर्फ के आर पार निकल गया, लेकिन जो है बर्फ टूटा नहीं। ये सेम चीज काय में होती है भाई, ये सेम चीज आपने देखेंगे गर्मियों में आपने गोला खाए होंगे, है ना, चाट चाट के बेहतरीन काला खट्टा ऑरेंज। तो जब वो उसको क्रश्ड आइस को जब वो ग्लास में डालते हैं, एकदम पैक करते हैं, तो वो आइस तो है भाई, तो उसको एक शेप दिया जाता है गिलास के फॉर्म में। जब उसको पैक करते हैं, उस पर फोर्स लगाया जाता है, तो वो जैसे ही ग्लास से उसको बाहर निकालते हैं, तो ग्लास से बाहर निकालने के बाद वो जम जाता है वापस, है ना भाई। मतलब वहाँ के जो प्रेशर की वजह से वो थोड़ी देर के लिए मेल्ट होता है, फिर अपने आप को वापस से रिकन्वर्ट करके जो है जमा लेता है। तो इसी प्रोसेस को जो है रिजेलेशन कहा जाता है। मेरे ख्याल से टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है, हमने इसमें देखे, और साथ ही साथ हमने देखे कि रिजेलेशन किसे कहते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर जो है क्वेश्चन कीजिए, मैं क्लियर कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।